अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स, तौबा की रंग, किस्त नंबर 7। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके जूते की लंबी एड़ी ने फर्श पर गूंज पैदा करती खामोश माहौल में मसूकी सी की धुन पैदा की तो सजावल दूर से उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। ये एक फार्म हाउस था जहां उसने अबीहा को मुलाकात के लिए बुलाया था और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उससे मिलने आ गई थी। वो एक वसी बागीचा अबूर करके अंदरूनी इमारत तक पहुंची थी और इस जगह की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई। अबीहा सफर, राइट? वो खुश इखलाकी से उसकी तरफ आया तो अबीहा ने झिझकते हुए सर हिला दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आपका हर गाना ज़ुबानी याद है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश यही थी कि मैं आपसे मिलूँ। खुशी उसके चेहरे पर नाचने लगी तो लहज़ा भी सरशारी की बीन बजाने लगा। सजावल ने मुस्कुराते हुए गर्दन को ख़म दिया और गहरी निगाहों से देखने लगा। वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी, ख़ास तौर पर उसके घुंघराले बाल उसे बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ और दिलकश बनाते थे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ख़ास मदाह हो, इसलिए तो आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसके करीब आते सजावल ने उसकी आधी आस्तीनों से नुमायाँ होते जिस्म को देखा, तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर 2 कदम पीछे हुई। बाकी सब कहाँ हैं? सजावल की निगाहें खुद पर जमी देखकर उसने पूछा तो वो हँसते हुए उसके मज़ीद करीब आया। बाकी सब कौन? एक खूबसूरत दशीज़ा को अपने चंगुल में फँसा देखकर वो खपासत से मुस्कुराते पूछ रहा था। अब यहाँ उसके तेवर देखते सही मानों में घबरा गई थी। तभी उसने पीछे पलटकर दरवाजे को देखा जो वो आते हुए बंद कर आई थी। आपने कहा था ना कि आपके सारे फैंस यहाँ आ रहे हैं, तो वो सब कहाँ हैं? दानिस्ता तौर पर पीछे होते अबीहा ने सवाल किया तो इसका जोरदार कहकहा फिजा में गूंजा। तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो? यानी एक लड़का तुम्हें अपने फार्म हाउस में बुला रहा है और तुम उसकी नीयत नहीं समझ सकी। मायनी खेज लहजे में कहते हुए उसने अबीहा का हाथ पकड़ा तो उसका पर्स कंधे से उतरकर फर्श पर गिर गया। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज। उसके इरादों का अंदाजा होने के बाद अबीहा ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन सजावल के इत्मीनान में कोई फर्क न आया। वो किसी मामूल की तरह उसे अपने कमरे की तरफ घसीट रहा था। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर किसी मर्द से मोहब्बत के दावे करने वाली लड़की कैसी होती है, इसलिए ये ढोंग मेरे सामने मत रचाओ। चलो। उसे कमरे में धक्का देते उसने बेड पर पटका तो अबीहा की रूह कांप गई। मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुमसे मिलने के लिए अपने घर वालों की इजाजत के बगैर यहाँ आई हूँ। और तुम? अभी वो बोल रही थी मगर सजावल ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते इसके अल्फाज का गला घोंट दिया। कुछ देर सकूत की कैफियत में गुजारने के बाद उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से अंगूठी की डब्बी निकाल ली। सुर्ख रंग की छोटी सी डिबिया अपने अंदर एक खूबसूरत अंगूठी समोए हुए थी। ढक्कन खोलते अब्रश ने उसके सफेद चमकते हुए नग को छूकर महसूस करना चाहा मगर उसकी महसूस करने की हिस्स तो जैसे कुफल सदा हो चुकी थी। मुझे लोगों को परखने का हुनर नहीं आता, मगर मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि ये खत झूठा है। बेचैनी बढ़ने लगी तो वो डिबिया वापस रखते जुर्रेज की तस्वीर के पास आई। इस खत में फूफो का जिक्र नहीं है, हालांकि हम सब जानते हैं कि तुम फूफो से कितनी मोहब्बत करते हो। अगर ये वाकई तुमने खत लिखा होता तो इसमें फूफो का जिक्र जरूर होता। जुरेज की गहरी सी आंखों में देखते उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, फिर अपनी उंगलियों की पोरों से उसके चेहरे को छुआ जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि वो मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दे, और देखो, उसने मेरी दुआ पर कौन कहते ही मुझे आजमाइश में डाल दिया है। इतने दिनों तक मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीर से बातें करके अपने दिल को तुम्हारी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश में हलकान थी, और जब दिल ने अपना रुख तुम्हारी तरफ फेर दिया तो तुमने बात अधूरी छोड़ते वो अपनी हाथ तस्वीर से हटाते वापस पलटी और बेड पर पड़े खत को उठाकर दोबारा पढ़ने लगी। वो इसे कई बार पढ़ चुकी थी और हर बात मामूली सी शक्ल सूरत पर अटक जाती। वो इसको मुकम्मल तौर पर नहीं जानती थी, मगर उसे मालूम था कि ये जुमला जुरेज की दुनिया जुरेज के अलावा दुनिया के किसी इंसान को भी नहीं बोल सकता। उसने दुनिया में लिखा था उसने खत में लिखा था कि वो अब्रिश को अजियत देना चाहता है, मगर वो जानती थी कि जुरेज किसी को दुख नहीं दे सकता। लेकिन गजलान भी तो बदल गया है। फिर जुरेज के बदलने पर तुम्हें इतनी हैरत क्यों? हालांकि उसने तुमसे कभी उल्फत का इजहार भी नहीं किया। अंदर का शैतान अंगड़ाई लेकर बोला था। लेकिन उसे साथ निभाने का वादा तो किया था ना।
اور زریز وعدہ خلاف نہیں ہے۔ دل نے شیطان کے مقابلے پر کمر کس لی تو ابرش متذبذب سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھپھو، وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے نفیسہ بیگم کو آواز دی جو اس کی پکار پر شرمندگی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں شاید اس کی تربیت کا فرض اچھے سے نہیں نبھا سکی۔ اس کا دل منو بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ آپ کے پاس زریز کی لکھائی ہے؟ اس کا کوئی رجسٹر یا کتاب وغیرہ؟ نفیسہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرنے اس نے بےتابی سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، اسٹور میں اس کی ڈائری پڑی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا تو ابرج کا دل مزید بے قرار ہونے لگا۔ اگر اس کی لکھائی خط کی لکھائی سے ملتی تو وہ کیا کرے گی؟ منفی خیالات نے اس کے ذہن کو جکڑا تو اس نے سر جھٹکتے اسٹور روم کا رخ کیا جو برآمدے کے آخر میں بنا ہوا تھا۔ نفیسہ بیگم کی اس کے پیچھے آئی۔ سمر چپ کے گمسم سی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس الماری کو کھولو۔ ابرش اپنے سامنے سامان کے ڈھیر کو دیکھ رہی جب نفیسہ بیگم نے الماری کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے الماری کھول کر ڈائری تلاش کرنے لگی۔ ایک ہاتھ میں خط تھامے وہ کتابوں کے ڈھیر سے اس دشمن جاں کی ڈائری ڈھونڈ رہی تھی اور بالآخر تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کے ہاتھ ایک سیاہ رنگ کی ڈائری لگ گئی۔ زریز کے کپڑے سے لے کر جوتوں تک ہر شے سیاہ ہوتی تھی اور آج اس کی سیاہ ڈائری دیکھ کر ابرش کو یقین ہو گیا کہ اس کا پسندیدہ رنگ یہی ہے۔ زریز ڈائری بھی لکھتا تھا، حیرت ہے، سوچتے اس نے جلدی سے پہلا صفحہ کھولا اور اس پر لکھی تحریر پر نظریں گاڑی، پھر خط کو سامنے رکھتے دوبارہ ڈائری کے اس صفحے کو دیکھا تو ایک اطمینان کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ زریز کی لکھائی نہیں ہے، یہ دیکھیں پھپھو، زریز کی لکھائی لمبی اور ترچھی ہے اور نقطے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ خط والی لکھائی چھوٹی اور صاف ستھری ہے اور نقطے بھی الگ الگ ہیں۔ دیکھیں نا۔ خوشی سے ڈائری ان کی طرف بڑھاتے وہ بچوں کی طرف پرجوش تھی۔ نفیسہ بیگم نے بھی غور کرتے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب کہ یہ خط میرے بچے نے نہیں لکھا؟ ان کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوا تو انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ جی، کچھ دن پہلے اس نے فون پر کانپتی ہوئی آواز میں بات کی تھی، مطلب وہ کسی مصیبت میں ہے اور اب اس کے دشمن نے ہمیں یہ خط بھیجا تاکہ ہم اس سے بدگمان ہو جائیں۔ یہ یقیناً سجاول شاہ کا کیا دھرا ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ دماغ سے بدگمانی کی گرد چھٹی تو وہ غصے سے کہتے باہر نکلی۔ کون سجاول؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ جس کی وجہ سے زریز پچھلے 1 سال سے غائب ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی لیکن فی الحال آپ اس بارے میں زیادہ مت سوچیے۔ ہماری خوشی کے لیے یہی کافی ہے کہ زریز زندہ ہے اور اس نے یہ خط نہیں بھیجا۔ اور رہی بات سجاول کی تو اس سے اب میں اسی کے انداز میں لڑوں گی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو کہ میرے شوہر کو اذیت دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گی؟ خط کے جھوٹا ہونے کی خوشی نے اس کے اندر انجانی سی قوت پیدا کی تو وہ عزم سے بولی، جبکہ نفیسہ بیگم میرے شوہر کے لفظ پر مسکرا دی۔ آپ زمل کا خیال رکھیں، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ جھک کر زمل کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ کمرے سے پرس اٹھاتے تیزی سے باہر نکل گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگلے دن وہ پھر آدم کے کمرے میں موجود تھا جو کرسی پر جھولتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ رکو، میں ذرا کان کھول لوں۔ اس کی بات پر آدم نے اپنے کان میں انگلی ڈال کر آنکھ دبائی تو زریز پاٹ چہرہ لیا اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں بھی اپنے دشمن کے ساتھ اوپر پہنچا دوں گا۔ سخت نگاہوں سے اسے گھورتے زریز نے اپنے الفاظ پر زور دیا تو آدم نے تابعداری سے سر ہلایا۔ اور کوئی دھمکی ہے تو وہ بھی دے دو تاکہ میں پھر کام کی بات شروع کروں۔ گلاس منہ سے لگاتے کھٹاکھٹ پانی پیتے ہوئے آدم نے طنز کا تیر اس کی طرف اچھالا۔ بولو۔ اب زریز بھی سیدھا ہوا تو آدم نے اپنے فون سے ایک تصویر کھول کر اسے دکھائی۔ یہ دیکھو، جیل کے پچھلے حصے میں ایک کال کوٹری صدیوں سے بند پڑی ہے۔ اس کے آگے ایک کمرہ بنا ہے جو اس سے ملحقہ ہے اور کمرے کی دائیں دیوار میں ایک دروازہ ہے جو جیل سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ اس میں صدیوں سے تالا۔ آدم نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ زریز نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ کیا بار بار صدیوں سے لگائی ہوئی ہے؟ انسانوں کی طرح نہیں سمجھا سکتے؟ اسے نہ جانے کیوں آدم پر تب چڑھی رہتی تھی۔ آدم نے رک کے اس کے چہرے پر غور کیا پھر میز پر ہاتھ مارتے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ جاؤ، شوق سے پھانسی چڑھ جاؤ۔ ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اوپر سے تو مجھے ہی برہم دکھا رہا ہو۔ عجیب بے مروت انسان ہو۔ زریز کی بدتمیزی پر آدم نے غصے سے کہا۔ اچھا سوری، آگے بولو۔ صدیوں سے تالا لگا ہے تو پھر صدیوں سے اس کی چابی کہاں ہے؟ اور اگر صدیوں سے اس کی چابی گم ہے تو پھر میں وہ تالا کیسے کھولوں گا؟ اور اگر صدیوں سے وہ چابی محفوظ ہے تو کہاں ہے اور تم اسے کیسے چراؤ گے؟ زریز نے اس کی خصیلے چہرے کو تکتے مذاق اڑایا تو منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ پورا سال جیل میں گزارنے کے بعد بھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا۔
एक पुलिस वाले का मजाक उड़ाने की सजा में तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं। अपनी बेइज्जती पर वापस बैठते आदम ने उसे धमकाया तो उसने कंधे उचका दिया। इसी की कमी रह गई। खैर, आगे बोलो। अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए संजीदा हुआ तो आदम ने गला खंखारते बात शुरू की। इसकी चाबी मेरे पास है। मैं आज रात तुम्हें यहीं ले जाऊंगा, लेकिन इस दरवाजे के आगे एक दीवार है। वो तुम्हें खुद फलांगनी होगी, और जेल से निकलने के बाद 2 सिपाही बाहर ड्यूटी पर अक्सर खड़े होते हैं, तो इनको तुम खुद ही संभाल लेना। मैंने 70% तुम्हारी मदद कर दी है, बाकी 30% तुम खुद करोगे। उससे पुरजोश देखकर आदम ने बात मुकम्मल की तो उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एक डंडे की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे जिस्म में ड्रग्स की वजह से अभी इतनी ताकत नहीं है। मैं इनसे हाथापाई कर सकूं, और इनके पास पिस्टल भी होगी तो मुझे अपने दिफा के लिए एक डंडा चाहिए। हालात पर गौर करते उसने अपना मुतालबा सामने रखा तो आदम ने अपने बालों में हाथ फेरा। मैं तुम्हें गन दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। हामी भरते अब आदम ने अपने मकसद की बात की तो वो कल के मुकाबले में आज उसकी बात पर मुतवज्जो हुआ। क्या चाहिए? देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अमेरिका भी अपने मामू के खर्चे पर गया था, इसलिए मुझसे कोई बड़ी रकम मत मांगना। आदम की फरमाइश सुनने से पहले ही उसने उसे अपनी मजबूरी से आगाह कर दिया। मुझे पैसों की जरूरत है भी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। आदम का लहजा तजस्सुस से भरा हुआ था। और क्या? वह मतंग गोश था। अगर तुम्हारी कोई दोस्त या कज़न वगैरह है तो मेरी उससे शादी करवा देना। मैं जब से पुलिस में भर्ती हुआ हूँ कोई लड़की मुझे मुँह नहीं लगाती। जैसे मेरी शक्ल पर लानत बरसने लगी है, और वो दूर से ही लड़कियों को नज़र आ जाती है। हालाँकि मैं अच्छा खासा हैंडसम हूँ, फिर भी कोई लड़की मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होती। बात की निस्बत आदम का अंदाज ज़्यादा संजीदा था। जुरैज पर भल के लिए बस उसकी सूरत देखकर फिर दिल खोर कर हंसा। 1 साल के लंबे अरसे में आज पहली बार वो बेख्तियार दिल से हंसा था। एक तरफ जेल से भागने की खुशी थी तो दूसरी तरफ आदम की शख्सियत ने उसका दिल काफी हद तक मुतमईन कर दिया था। ये संजीदा मसला है जिस पर तुम हंस रहे हो, आदम ने गोया याद दिलानी करवाई। मैं कोई दोस्त नहीं मेरा मेरी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश जरूर करूंगा। हंसी रोकते जुरैज ने हाथ आगे बढ़ाते वादा किया तो आदम ने मुंह बनाते उसका हाथ थाम लिया, और बाहर दरख्तों के पत्ते उनकी दोस्ती के बाग का आगाज होने पर खुशी से झूमने लगे थे, जबकि आसमान पर छाए बादल भी सुरेश की जिंदगी में एक मुखलिस इंसान के इसाफे पर एक दूसरे को गुदगुदाने लगे। और कौन जानता था कि सिर्फ मोहब्बतें अमर नहीं होती, कुछ दोस्तियां भी अमर हो जाती हैं। और आज इस अमर हो जाने वाली दोस्ती का आगाज हो गया था। उसने सब्ज बोर्ड के दरमियान की खाली जगह को अब्रिश की तस्वीर से पूर करते एक फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, और सोफे पर बैठकर टांग पर टांग चढ़ा दी। ये मेरे स्टूडियो की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, और अब मुझे उसे यहाँ लगाने में कोई डर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि खत पढ़ने के बाद तुम उल्टे कदम मेरे पास लौट आओगी। वह सोफे की पुष्ट से टेक लगाते अब्रिश के तखय्युल से बातें करने लगा। अब्रिश शहबाज सिर्फ गजलान अली की है, और मैं तुम्हें हासिल किए बगैर सकून से नहीं बैठूंगा। तुम्हारे दिल में जुरेज के लिए इतनी बदगुमानी पैदा कर दूंगा कि तुम जुरेज को छोड़कर खुद मेरे पास आओगी। ख्याली पुलाव बनाते वो इस बात से बेखबर था कि अब्रिश उसके फैलाए जाल से निकल चुकी है। जमल से बात करने के बहाने फुप्पो को फोन करके सूरत हाल जानने की कोशिश करता हूँ। वहां तो यकीनन मातम का माहौल होगा। अपनी सोच पर खुद ही खुश होते उसने नफीसा बेगम को फोन मिलाया, और खैरियत दरियाफ्त करने के बाद जमल से बात करने की गुजारिश की तो उन्होंने जमल को फोन थमा दिया। हेलो जमल, कैसी हो? वह सरसरी से लहजे में पूछ रहा था। मर गई हूँ। वो इससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर इसकी आवाज सुनकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। तभी दर्द से कहते वो अपने गुस्ताख आंसू साफ करने लगी। फजूल बातें मत करो, उस दिन तमाशा करके सुकून नहीं मिला जो अब फिर रोने धोने बैठ गई हो। बहन की रोती आवाज सुनने के बावजूद उसका दिल नहीं कांपा था। ये रोना धोना तो अब कब्र तक मेरे साथ ही जाएगा भाई। अब अपने हाथ से मेरा गला दबा देते, मगर यूं रुस्वा न होने देते। भाई तो मुहाफिज होते हैं ना, बाप के बाद अपनी बहनों का सहारा होते हैं। फिर क्यों आपने मुझसे वो सहारा छीन लिया? आप तो मेरे फेवरेट थे ना, मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। फिर आपने मुझे यूं तन्हा क्यों छोड़ दिया? सिसकियों के दरमियान उसने कई दिनों का गुबार बाहर निकाला तो गजलान के दिल में किसी ने हल्की सी चुटकी काटी थी। वो बेचैनी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने तन्हा नहीं छोड़ा, तुम खुद ही अब्रिश के साथ चली गई थी, और अब कहाँ है वो? क्या चल रहा है घर में? अपने ज़मीर की मलामत से एराज़ बरतते उसने बात बदली तो ज़मल ने उसकी पत्थर दिली पर अपने गालों से आंसू रगड़ दिए। वो घर पर नहीं है और पप्पो किचन में काम कर रही है।
میں کل بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرا بھائی تو پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے، جو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ آپ تو بہروپے ہیں، جو میرے بھائی کا روپ دھاڑ کر آ گئے ہیں۔ سب کا بتاتے آخر میں اس کی آواز گھٹ سی گئی تو اس کے الفاظ نے غزلان کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دوا لی ہے؟ اسے اب فکر ہونی شروع ہوئی تھی۔ جسمانی تکلیف تو دواؤں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل کے زخموں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بھائی، بہت زیادہ۔ اس کا نرم لہجہ سن کر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اچھا رونا تو بند کرو، اب تمہاری کوئی شادی نہیں کروائے گا۔ ویسے بھی آغا جان کے دوست ان سے شدید ناراض ہیں، اس لیے تم شادی والی بات کو لے کر پریشان نہ ہو۔ اس کی آہیں سنتے غسلان نے اپنے لہجے کو مزید نرم کرتے تسلی دی۔ میں سب کے سامنے بد کردار تو بن گئی نا، رسوا تو ہو گئی نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کے لیے پریشان نہ ہوں، حالانکہ میں تو اپنی بدنامی پر ماتم منا رہی ہوں۔ آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ تکلیف لیے ہوا تھا۔ ہم سب نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہمیں معافی مانگنی پڑے۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور جب ہم نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا تو تم ابرش کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا کمی تھی ہارون میں؟ اچھا خاصا لڑکا تھا، لیکن تم ابرش کی صحبت میں رہ کر بدتمیز اور بدلحاظ ہو گئی ہو۔ اس نے تمہیں بھی بڑوں کے سامنے بولنا سکھا دیا ہے۔ غزلان نے اپنی حد تک چھپاتے سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا تھا۔ اگر ابرش آپی بدتمیز اور بدلحاظ ہیں تو دنیا کی ساری لڑکیوں کو بدتمیز اور بدلحاظ ہی ہونا چاہیے۔ اور آئندہ ان کے بارے میں کچھ مت بولیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی مجھے آپ سب سے نفرت ہے، آپ سے، امی سے اور آغا جی سے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور تب میں یہاں نہیں ہوں گی، مر جاؤں گی میں، بلکہ میں تو مر رہی ہوں، دھیرے دھیرے۔ وہ بدحواسی میں نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے فون بند ہونے پر اس کی زبان ساکت ہوئی تو اس نے نیچے بیٹھتے اپنے بال نوچ لیے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں آج ہی مر جاؤں، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بے دردی سے اپنے بال کھینچتے وہ مایوسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ نفیسہ بیگم اپنا کام چھوڑتے ہوئے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ سمر بچی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اس کے بال چھڑاتے انہوں نے اپنے ساتھ اسے لپٹانا چاہا، مگر وہ انہیں خود سے دور کرتے اپنے سر گھٹنوں میں چھپا گئی۔ مجھے نہیں جینا، یہ دنیا بہت بری ہے، کوئی مجھ پر اعتبار نہیں کرتا، سب مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہتی رہی، جبکہ نفیسہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس چھوٹی سی عمر میں ہی بڑھاپے کی دلیز پر آ لگی تھی۔ اگر یہ خط واقعی تمہاری طرف سے ہوتا تو میں ہمت ہار جاتی، لیکن اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ وہ مختلف گلیوں میں گھومنے کے بعد اب ایک قریبی پارک میں آ کر ننگے پیر ٹہلنے لگی۔ اسے یاد تھا جب وہ اپنے گھر رہتی تھی تو لان میں زیادہ تر جوتوں کے بغیر ہی چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ نرم و ملائم گھاس سے جب پیروں کے تلوے رگڑ کھاتے تو ایک سکون پورے جسم میں پھیل جاتا۔ یہاں پارک کی گھاس نرم تو نہ تھی، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور جوتے اتار کر کچھ دیر دماغ کو سکون دینا چاہتی تھی۔ یہ سب سجاول نے کیا ہے اور میں اس سے انتقام لے کر رہوں گی۔ بس مجھے اس بات کی تسلی کی چاہیے کہ تم بھی میرے لیے وہ محسوس کرتے ہو جو میں کرنے لگی ہوں۔ شام کے سائے ڈھلتے دیکھ کر اس کا شدت سے دل چاہا کہ زریز اس کے پاس آ کر اسے ایک بار اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ تا عمر اس کا ساتھ نبھائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن پہلے تک میں اپنی ذات سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے تمہارے کمرے میں آئی ہوں اپنی ذات کو بھول کر تم سے باتیں کرنے لگی ہوں۔ حالانکہ تم مجھے نہیں سن سکتے، لیکن پھر بھی تم سے سب کچھ کہہ کر مجھے سکون ملنے لگا ہے۔ یہ میرے دل کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ غزلان کے لیے بھی میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا تمہارے لیے میں محسوس کر رہی ہوں۔ جیسے تم میرے دل و دماغ پر حاوی ہوتے جا رہے ہو۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ دنیا جہان سے بے خبر وہ پارک کے ایک کونے میں چہل قدمی کرتے دل کی دنیا میں اپنے شریک حیات سے مخاطب تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا ہم سفر جیل سے فرار کی راہ ملنے پر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا۔ اوئے چلو، تمہاری پیشی ہے۔ جب رات پوری چھا گئی تو آدم نے سلاخوں کے دوسری طرف سے اسے پکارا۔ وہ جو اسی کا انتظار کر رہا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے تک آ کر آدم کی صورت دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولو جلدی، آدم نے سپاہی کو حکم دیا تو اس نے تالا کھولتے زریز کو باہر آنے کا راستہ دیا۔ وہ کلمہ شکر پڑھتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پار کرتے باہر نکلا اور خاموشی سے آدم کے ساتھ چلنے لگا۔ رات ہونے کی وجہ سے زیادہ تر قیدی سو رہے تھے، مگر سپاہی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی، اس لیے آدم نے کوئی بات نہ کی اور اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر کے چلتا رہا۔
लंबी राहतरी पार करके वो दोनों गुस्लखाने तक पहुंचे, जहां दो आदमी वजू कर रहे थे। आदम ने इन दोनों के जाने का इंतजार किया और फिर एक बाथरूम का दरवाजा खोलते जुरैज को अंदर जाने का कहा। दीवार पर पुलिस का यूनिफॉर्म लटका है, वो पहनकर जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि आम कपड़ों में जेल की पिछली तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। इसकी सवालिया निगाहों पर आदम ने बात समझाई तो वो कुछ कहे बिना बाथरूम में घुसा और 2 मिनट बाद कपड़े बदलकर बाहर आ गया। अरे वाह, तुम तो सही पुलिसमैन लग रहे हो। चलो ये हैट भी निकालो। उसके सर पर अपनी टोपी रखते आदम ने उसकी तारीफ की और फिर उसे साथ लिए गुस्लखाने से निकलकर सहन में आया और फिर एक मोड़ काटते उस नीली इमारत के पिछली तरफ चलने लगा। जगह जगह सिपाही खड़े थे, मगर आदम इनको कोई ना कोई हुक्म देते ही इस बात का यकीन दिला चुका था कि इसके साथ कोई कैदी नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर चल रहा है। ये पुलिस वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दूसरे स्टेशन से यहाँ हमारा जेल खाना देखने आया, इसलिए तुम सब चौकन्ने होकर ड्यूटी करो, वरना हमारा इमेज खराब होगा। वह सब सिपाहियों से यही कहते आगे बढ़ रहा था, जबकि जुरैज उसकी अक्लमंदी पर खामोशी से हैट में मुंह छुपाए उसके कदमों से कदम मिलाने लगा। कुछ दूर आने के बाद एक लंबा और घना दरख्त सीना ताने खड़ा इनका इस्तकबाल कर रहा था। आदम ने इस दरख्त के पास रुकते मुड़कर पीछे देखा। अब बस आगे का हिस्सा सुनसान है, वो देखो, कमरा नजर आ रहा है। आदम ने उसे देखते हुए पूछा तो उसने इत्मीनान भरा सांस लिया। हाँ, लेकिन अगर मैं भाग गया तो तुम पकड़े जा सकते हो। उसकी मेहनत और वफादारी पर जुरैज को इसका ख्याल आया तो आदम ने मुस्कुराकर उसे देखा। ये इमोशनल ड्रामा बाद में कर लेंगे, अभी चलो बस। वो कहते हुए दरख्त के साए से गुजरता आगे बढ़ा तो जुरैज ने भी उसके कदमों की पैरवी की। जेल के इस हिस्से में काफी दरख्त थे, इसलिए किसी का इनको पहचानना या पकड़ना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद आदम अपने मोबाइल की टॉर्च को अंधेरे में मारता तो जरा सी रोशनी पर जुरैज का दिल दहल जाता। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपनी वजह से आदम की नौकरी खराब नहीं करना चाहता था। तभी बार बार टॉर्च पर हाथ रखकर रोशनी को मध्यम करने की कोशिश करता। कुछ फासला तय करके वो कमरे तक पहुंचे तो आदम ने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर दाखिल होते अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो एक पुरानी तर्ज का कमरा था, जिसकी दीवारें ईंटों से बनी थी। जाले छत से लटक कर खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे, मगर फिलहाल इन दोनों को किसी चीज की परवाह नहीं थी, इसलिए वो जालों से उलझते आगे बढ़ गए। दाएं तरफ दरवाजा देखकर आदम ने बत्ती से निकाली और चाबी घुमाते वो भी खोल दिया। ऐसा लगता है जैसे ये कार कोठरी जिन्नों और चुड़ैलों को कैद करने के लिए बनाई गई है। मुंह में बड़बड़ाते वो अपनी खांसी रोकते अंदर दाखिल हुआ तो जुरैज ने अपने हाथ से जाले साफ किया और इस दूसरे कमरे में आया, जहां से दरवाजा छोटी दीवार की तरफ खुलता था। वो दीवार जेलखाने की सबसे छोटी दीवार थी, एक इंसान के कद के जितनी, जिससे बआसानी बाहर निकला जा सकता था। अगर हम पकड़े गए तो अगले 100 सालों तक हमारी रूहें यहीं कैद रहेंगी, इसलिए जल्दी से दरवाजा खोलो। जुरैज ने उसे तंबीह करते दरवाजे पर लटके ताले को देखा तो आदम ने चाबी घुमाते उसे खोलने की कोशिश की। ये तो जाम ही हो गया है। चाबी अंदर जाकर फंसी तो आदम ने परेशानी से उसे देखा। इधर दो मुझे। उसने आदम को पीछे करते चाबी को जोर से दबाकर बाहर की तरफ खींचा तो ताला एक मखसूस आवाज से खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जुरैज की अटकी हुई सांसें बहाल हुई तो उसने ताला निकालते आहिस्तगी से कुंडी खोली। जब सबको मेरे फरार होने की खबर मिलेगी तो सबसे पहला शक तुम पर ही जाएगा। मैं 2 दिन मुसलसल तुम्हारे ऑफिस में आता रहा हूँ और अभी भी सिपाही ने मुझे तुम्हारे साथ आते हुए देखा है, तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। दरवाजे को खोलने से पहले जुरैज ने फिक्रमंदी से कहा तो आदम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम तो मुझे बंधे हैं, यहाँ से निकालेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, और मैंने ये सब खुर्शीद के लिए किया है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मुझ पर ढेरों एहसान किए तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। खैर, ये लंबी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तुम ये मेरा नंबर रख लो और यहाँ से निकलो। उसे एक पर्ची थमाते आदम ने अपनी हैट उसके सर से उतारी तो वो बेख्तियार उसके गले लगा। शुक्रिया, वो इस वक्त फकत यही कह पाया था। अच्छा, ये गन रखो और अगर किसी ने हमला किया तो उसकी टांग में गोली मार देना। अब निकलो। उसे गन थमाते आदम ने दरवाजा खोला तो वो अल्लाह अकबर कहते दीवार पर चढ़ा और सामने फैली सुनसान सड़क को देखा। दूर दूर तक किसी बशर का नामो निशान तक न था। उसने एक बार पलट कर आदम की सूरत देखी तो तशक्कुर उसकी आंखों से आया था। फिर वापस मुड़ते उसने दूसरी तरफ छलांग लगाई और अंधाधुंध भागने लगा। मगर फिर एक फायर की आवाज ने उसके कदमों के साथ उसके दिल की धड़कनों को भी साकित कर दिया। मौसम गर्मा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए माहौल में हब्स पैदा कर रहा था। हर हफ्ते बारिश होने के बावजूद फिजा कठिन सदा सी रहती थी, जैसे वो किसी अपने के बिछड़ने पर
सांस रोके बैठी हो या किसी के राज अपने सीने में छुपाकर दम घोटे जमींदादों को देख रही हो। ऐसे ही माहौल में जहां सब लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, वहां उसके अंदर एक तूफान बरपा था। बेहिस्सो हरकर बरामदे के फर्श पर बैठे उसे कितनी ही देर गुजर गई, मगर बेचैन दिल को सुकून न मिला। नजरें फिसल कर बाहर फैले तारीख आसमान पर जा ठहरती, तो वो मतलाशी निगाहों से चांद और सितारों को ढूंढने लगती। मगर आज ना तो चांद उभरा था और ना ही किसी सितारे ने खुद पर से पर्दा हटाया। उसे वो आसमान बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह लगा, तारीख और उदास। जिमल, इतने में नफीसा बेगम ने उसके पास बैठते खिचड़ी की प्लेट से एक चम्मच भर कर उसे खिलाना चाहा, तो उसने उन्हें चौंक कर देखा। फटी फटी सी, हैरत ज़दा सी निगाहें जिनमें अजनबियत भी दर आई थी। थोड़ा सा खा लो, फिर सुकून से सो जाना, अब्रिश का फोन आया था, वो बस पहुंचने वाली है। उसके सर पर हाथ रखते उन्होंने शफकत से कहा, तो उसने अपनी आंखें भींच ली। आंखों में दर्द हो रहा है? तुमने ऐनक पहनना क्यों छोड़ दी है ना? इसलिए शायद दर्द हो रहा है। वो जानबूझकर अनजान बनते इसके आंसू को पसे-पुश्त डाल गई, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं आया था। खुदकुशी हराम क्यों है फूफो? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसकी मध्यम सी आवाज नफीसा बेगम के कानों में पड़ी, तो वह तशवीश से उसे देखने लगी। मायूसी और नाशुक्री की बातें मत करो। इतनी सी उम्र है और फजूल बातें करवा लो बस। उठो, चल के हाथ मुंह धो और चुप करके खाना खाओ। वो इसे झिड़कते हुए उठी, तो जिमिल ने एक बेबस मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मैंने सुना है कि जो इंसान खुदकुशी करता है वो कयामत तक उस अजियत को सहता रहता है, लेकिन वो अजियत इस रुसवाई से कम ही होगी ना जो मैं सह रही हूँ। वो जैसे उनसे तस्दीक चाहती थी। नफीसा बेगम ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उससे देखा। ये रुसवाई तो कुछ भी नहीं है जिमिल। लोगों के कलेजे उधेड़ दिए जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानते, और तुम जरा सी इम्तिहान पर गिरने लगी हो। ये दुनिया की जिल्लत है, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच पर तुम अल्लाह के सामने जलील हो जाओगी। इसलिए मनफी मत सोचो, और दुनिया की सारी तकलीफें मिलकर भी कयामत की एक तकलीफ के बराबर नहीं हो सकती। तुमने कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ा? उसे समझाते हुए उन्होंने आखिर में सवाल किया, तो उसने चेहरे को झटक कर दूसरी तरफ किया। मैं कभी भी कुरान नहीं पढ़ूंगी। जब अल्लाह को मुझ पर तरस नहीं आता, तो मैं क्यों उसकी किताब को पढ़ूं? वो ढिठाई से बोली, तो नफीसा बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। इन्हें जमल से इस किस्म की बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, तभी वो एकदम से खामोश हो गई। अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नफी में सर हिलाते जमल ने दरवाजे की जानिब देखा, जहां से अब्रिश अंदर दाखिल हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों यहाँ क्यों बैठी हैं? अब्रिश जो थकी हारी घर लौटी थी, इन दोनों को यूं बैठा देखकर पूछे बिना न रह सकी। तो नफीसा बेगम ने जमल का बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। इस बेवकूफ को समझाओ कि अल्लाह को नाराज ना करे। मायूसी कुफर है, और ये जाने अनजाने में कुफर करने लगी है। वो सख्त गुस्से में थी। अब्रिश ने सवालिया निगाहों से जमल के सते हुए चेहरे को देखा, जिस पर शर्मिंदगी का कोई नामो निशान न था। क्या हुआ है? उसने अब अपना बैग पलंग पर रखते जमल का हाथ नरमी से थामा, तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना। जब्त की इंतहा पर पहुंचे उसने अपने दिल का हाल बयान किया। इंसान मरता तो कभी नहीं है, बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए अगर तुम ये सोच रही हो कि मरकर आजमाइशों से आज़ाद हो जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसकी बात पर दुख महसूस करते अब्रिश ने समझाया, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ना थी। मुझे लेक्चर ना दें। आप मेरी जगह होती तो आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा होता, लेकिन आपको तो बस तकरीरें करना आती। दूर रहें मुझसे। जमल ने बदतमीजी से कहते उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो हवाओं से भी लड़ पड़ती। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। गर्मी की वजह से पिघल गई है, लेकिन फ्रीजर में रखने से ठीक हो जाएगी। वो जमल की ज़हनी कैफियत से वाकिफ होने की वजह से बुरा माने बगैर पलंग पर बैठी उसे चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। यार क्या हो गया है? क्यों मुझे ऐसे घूर रही हो? अगर ये कम है तो कल 2 ला दूंगी, लेकिन अभी तो ये रोने वाली शक्ल ठीक करो। कसम से मुझे हंसी आ रही है। इसका मूड ठीक करने के लिए अब्रश ने मजाक किया। दूसरों की तकलीफ पर हंसना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के दुख को समझकर उसका साथ देना बहुत मुश्किल। लेकिन आप ये बातें क्यों समझेंगी? आपको तो कभी रुसवा नहीं किया गया ना? वो बात का गलत मतलब निकालते अब्रिश पर भड़की, जबकि वो हैरत से उसे देखेगी। मेरे पीछे से कुछ हुआ है क्या? फजलान का फोन आया था। पता नहीं उसने ऐसा क्या क्या दिया कि ये तब से ऐसे ही बैठी है। जमल की जगह नफीसा बेगम ने जवाब दिया, तो अब्रिश के माथे पर बल पड़े। बेवकूफ लड़की, वो तुम्हें ज़हनी मरीज बनाना चाहते हैं, और तुम इनकी बातों में आकर खुद को वाकई ज़हनी मरीज बनाने पर तुली हो। लेकिन तुम्हारे रोने से
लेकिन तुम्हारे रोने या मायूस होने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इन हालात का डट कर मुकाबला करो। तुम बहुत बहादुर हो यार। फिर क्यों खुद को कमजोर बना रही हो? उसके लहजे में लाचारी घुल गई तो समल जवाब देने की बजाय कमरे में भाग गई। आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। समल की पुश्त को देखते अब्रिश ने हल्की सी आवाज में नफीसा बेगम को तसल्ली दी। बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि हमजा को ढूंढकर इसकी शादी करवा दो। ये जबान से कह नहीं पा रही मगर ये दोहरी हैसियत में है। एक बार खुलकर इससे बात करो। मुझे यकीन है कि हमजा से शादी के बाद इसके ज़हनी तनाव कम हो जाएगा। जमल की हालत पर गौर व फिक्र करते नफीसा बेगम ने मशवरा दिया तो वो सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं इससे बात करूंगी और कल से अपने साथ यूनिवर्सिटी ही ले जाऊंगी। मुझे इस पर यकीन है कि वो कोई कदम इंतहाई नहीं उठा सकती मगर फिर भी मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। अबरीश ने फिक्रमंद लहजे में कहा और फिर अंदर चली गई जहां जमल बिस्तर पर चित लेटी थी। फायर की जोरदार आवाज से जहां रात को चमकते जुगनू अपनी स्याह चमक खोज कर स्याह हो गए थे वहीं सुरेश की सांसें भी अटक गईं। पैरों में जंजीरें उलझी तो उसने पलटकर पीछे देखा जहां एक सिपाही हवाई फायर करते अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम और जेल की दीवार फलांग कर बाहर क्यों आए हो? इसकी पुलिस वर्दी देखकर सिपाही पर बात मुश्तबा हो गई, इसलिए उस पर गोली चलाने की बजाय उसने हवाई फायर किया था। अल्लाह अकबर! जुरैज ने उसे कोई जवाब देने की बजाय अल्लाह का नाम पुकारा और फिर दूसरी सिमत दौड़ लगा दी। रुक! सिपाही भी उसके पीछे भागा मगर जुरैज की रफ्तार काफी ज्यादा थी। वो दौड़कर एक छोटी गली में घुसा और दीवार से टेक लगाकर सिपाही के जाने का इंतजार करने लगा। सिपाही ने काफी देर अंधेरे में टॉर्च मारते उसे तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा तो मायूस होकर वापस लौट गया। उसने जेबों कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी और जुरैज का रुका सांस बहाल हुआ। दीवार से टेक लगाकर एक लंबा सांस हवा में खारिज करते उसने अपनी पगड़ी बिगड़ी हालत पर काबू पाया और फिर इस गन को देखा जो आदम ने उसे दी थी। शुक्र है ये चलाने की नौबत नहीं आई वरना मैं सारी जिंदगी बेचैन ही रहता। शुक्र अदा करते वो अब गन संभालते इस छोटी गली से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता उसका दिल एक अलग ही लय में धड़कने लगता। वो एक लंबी और छोटी गली थी जिसके दोनों जानब घर बने हुए थे। किसी घर से खाने की खुशबू आ रही थी तो किसी के घर से टीवी की बुलंद आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। उसने सब घरों को गौर से देखते आसमान की तरफ सर उठाया तो उसकी आंखें बेख्तियार भीग गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई जेल से फरार हो चुका है। शायद ये सब एक हसीन ख्वाब था मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत थी। तशक्कुर के एहसास से वो नीचे झुका और दोनों घुटने जमीन की मट्टी पर रखते अपनी पेशानी सजदे में झुका दी। उसे नहीं मालूम था कि किबला किस तरफ है। उसे नहीं पता था कि वो इस वक्त वजू में है या नहीं। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि नीचे की मिट्टी पाक है या नहीं। उसे बस झुकना था और वो झुक गया। चंद आंसू जमीन की मिट्टी में जज्ब हुए तो वो मजीद शिद्दत से सुबहान रब्बियल अला की तकरार करने लगा। वो कैद के दौरान नमाज का पाबंद हो चुका था मगर उसे सजदे का असल मतलब कराची की इस छोटी सी गली में मालूम हुआ। कोहनियाँ मिट्टी के ज़रात चुभने की वजह से दर्द करने लगी। पेशानी में ज़मीन की सख्ती की वजह से तकलीफ महसूस करने लगी मगर वो यूं ही झुका रहा। फिर दूर किसी घर के बाहर लगा बल्ब चमका तो वो अपने आंसू साफ करते उठा। शायद किसी ने राहगीरों के लिए यह बत्ती जला दी थी और उसकी रोशनी ने जुरैज को अपनी दिली कैफियत पर काबू पाने की याद दहानी करवाई। तो वो उठा और तेज रफ्तारी से चलता उस गली से निकलकर सड़क पर आ गया। मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा थे और उसकी मंजिल उसकी माँ और बीवी थी जिनके पास पहुंचने के लिए वो बेकरार हुआ जा रहा था। तभी एक टैक्सी वाले को रोककर अपने मोहल्ले का नाम बताया और फूली सांसों के साथ फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ ही बैठ गया। जैसे जैसे गाड़ी फासला तय करते उसके घर की तरफ बढ़ रही थी उसके दिल की हालत गैर हो रही थी। वो एक बार अपनी माँ के गले लगकर इनकी ममता को महसूस करना चाहता था। वो एक बार अब्रिश का हाथ थामकर उसे बताना चाहता था कि वो अपनी जिंदगी के कर्बनाक दिनों में सबसे ज्यादा उसे याद करता रहा है। काश मैं हवा के परों पर सवार होकर आप दोनों के पास आ सकता, क्योंकि ये मुसाफत मुझे सदियों पर मुहित लग रही है। सोचते हुए उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का इशारा किया और फिर सीट की पुश से टेक लगाते आंखें मूंद ली ताकि आने वाले लम्हात की खूबसूरती को महसूस कर सके। तुम रो रही हो? अब्रिश के कानों में सिसकने की आवाज पड़ी तो उसने साथ लेटी जमल को पकड़कर हिलाया, जो सर पर तकिया रखे आंसू बहा रही थी। छोड़ें आप ही, बदतमीजी से कहते जमल ने इसका हाथ झटका तो वो उठकर बल्ब जमाते जलाते जमल के पास आई। खुद को संभालो यार। जो लोग खुद को नहीं संभालना चाहते इन्हें कोई दूसरा भी नहीं संभाल सकता। और तुम तो मेरी बेहतरीन बहादुर बहन हो ना।
फिर क्यों रो रो कर अपनी जान हलकार कर रही हो? उठो। उसके चेहरे से तकिया हटाते अब्रिश ने उससे बैठने का कहा तो वो अपनी सूजी आंखें मसलते हुए बैठ गई। मैं कैसे खुद को संभालूं? मेरी सगी माँ मेरे खिलाफ हो गई है। मेरा सगा भाई मुझे समझ नहीं पा रहा और हमजा न जाने कहाँ गायब हो गया है। उस एक बेवकूफ़ी की वजह से मुझसे मेरे 3 रिश्ते छिन गए। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। फिर मैं कैसे ना रहूँ? मेरा दिल तो चाहता है अपनी सिसकियों से इस कमरों की दीवारों को गिरा दूँ, मगर जब मेरे आँसुओं से इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इन दीवारों को क्या पड़ेगा? ज़मील ने रंधीई आवाज़ में कहा, तो वो अफ़सोस से उसे देखने लगी। तुम अकेली हो, मेरा साथ कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। उसे ज़मील की बात से दुःख पहुँचा था। पता नहीं। उसके सवाल पर ज़मील ने निगाहें चुराते सर झटक दिया तो अब्रश का हलक तक कड़वा हो गया, मगर उसे अपने तसव्वुरात पर काबू पाने की कमाल महारत थी। तभी ज़मील का हाथ थामे धीरे से मुस्कुराई। तुमने कभी सूरज को गौर से देखा है? वो अंधेरा चीर कर बाहर निकलता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने अरूज पर पहुंच जाता है। घूप अंधेरे से तुलू होकर मध्यम रोशनी देता है और फिर आसमान के ऐन वस्त में अपना तख्त सजाकर इस कदर रोशन हो जाता है कि हम इंसान उसे देख भी नहीं पाते। लेकिन उसी अरूज के मकाम से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। मुकम्मल रोशन होने के बावजूद वो धीरे-धीरे डूबता चला जाता है और फिर हमारी नज़रों से यूँ उछल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। हमारी ज़िंदगी भी सूरज की तरह ही है। कभी हम बुरे हालात से निकल कर अच्छे हालात में आ जाते हैं और फिर जब अच्छे हालात अपने अरूज पर पहुँचते हैं, तो वहाँ से बुरे हालात शुरू हो जाते हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती हैं और कभी हमारी खुशियाँ डूबकर हमें हम गम के अंधेरे दे दे जाती हैं। मगर क्या तुमने कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला हर सुबह सूरज क्यों तलो करता है? नरम और ठहरे लहजे में से समझाते हुए अब्रिश ने रुककर सांस लिया तो जमल ने नफी में सर हिला दिया ताकि हम ये समझ सकें कि अंधेरा दायमी नहीं है। रोशनी अंधेरों का ताकुब कर रही है। आजमाइशें हमेशा नहीं रहती, खुशियां पीछे चली आ रही हैं। हमारी जिंदगी में हमेशा दुख और परेशानियां रह ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान की जिंदगी का सूरज अभी तलू होता है, एक ना एक दिन। बस हमें उस वक्त का इंतजार करना है। क्या जब रात छाती है तो हम रोने बैठ जाते हैं कि अंधेरा क्यों छा गया? नहीं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि सुबह रोशनी हो जाएगी। फिर जिंदगी में जब मुश्किलात का अंधेरा छाता है, तो हम रोने क्यों बैठ जाते हैं? इसलिए कि हमें इस बात का यकीन नहीं होता कि रोशनी हो जाएगी। हमारी मायूसी हमें रोने पर मजबूर करती है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो सूरज के जरिए हमें जिंदगी का उसूल समझा दिया है, मगर हम समझते ही नहीं। वो जमल की तरफ देखते बात कर रही थी जब जमल ने अपना सर नफी में हिलाते आंसू पूछ लिए। नहीं, मैं अब मायूस नहीं होंगी। मैं अब अपनी ज़िंदगी के सूरज का तुलू होने का इंतज़ार करूँगी। अब्रिश की बातों से मुतासिर होते उसने पुरअज़्म लहजे में कहा तो अब्रिश पुरसुकून सा मुस्कुरा दी। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। और सुबह से तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाओगी, बल्कि अब तुम कॉलेज जाना शुरू करोगी। बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। पहले ही नालायक थी, अब तो पिछला भी सारा सबक भूल गई होगी। उसे संभलते देखकर अब्रिश ने तंज़ किया तो वो परेशानी से उसे देखने लगी। मेरे पेपर्स होने वाले हैं। खैर है, मैं तैयारी करवा दूँगी। अब बस सो जाओ। उसे तसल्ली देते अब्रिश ने बत्ती बुझाई और अपनी जगह सोने के लिए लेट गई। उफ! अंधेरे में इसकी आंखें कितनी चमकती हैं। एकदम ज़रा इसकी तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसने दिल में सोचा और फिर अपने दोनों हाथ चेहरे के नीचे रखते सोने की कोशिश की, मगर नींद तो जैसे आंखों से रूठ बैठी थी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरे पास हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अपने दिल की हालत ना समझते हुए उसने दूसरी तरफ करवट ली कि शायद ये जज़्बात जुरैज़ की तस्वीर की वजह से महसूस हो रहे हैं। मगर दूसरी तरफ चेहरा मोड़ने के बावजूद उसकी सोचों का मरकज़ वही था। हाँ, वही जवाब इस जो अब उससे चंद कदम के फासले पर था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अबीहा के बेजान वजूद ने एक नज़र उस शख्स पर डाली जो कुछ ही घंटों में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। सजावट का धुंधलाता चेहरा देखते उसने आंखें बंद कर लीं कि वो इसका शैतानी चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी। जबकि सजावल इसकी हालत से महसूस होता, उसके पास आया। उसका फैला हुआ काजल, मद्धम होती लिपस्टिक, बिखरे बाल और फटे कपड़े देखकर उसके दिल में एक इत्मीनान फैल गया था। उठ जाओ, अब ये मातम किस चीज़ का है? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और मोहब्बत में महबूब की हर खुशी का ख्याल रखा जाता है। उसके करीब बैठकर उसका हाथ थामते सजावल ने खबासत से कहा तो उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की, बल्कि यूं ही नीम मुर्दा हालत में लेटे उसे देखे गई। पूरा दिन उसने खुद को इस गलीज़ इंसान से बचाने की कोशिश की थी, मगर जो क़यामत गुज़रनी थी वो गुज़र गई। तभी इसकी सिसकियाँ और आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। देखो, मेरे पास बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, मगर मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता। अब ज़ाहिर है कि अगर मैं किसी को ज़िंदा छोड़ूँगा तो वो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगी।
اس لیے میں اب सब अपना मकसद पूरा होने के बाद लड़कियों से उनकी सांसें छीन लेता हूँ। लेकिन तुम? मैंने खेस अंदाज में कहते सजावट ने उसके चेहरे को छुआ तो वो तकलीफ से आंखें बंद कर गई। तुम बेहद हसीन हो, मेरी बीवी से भी ज्यादा हसीन। इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने जैसे उससे खुशखबरी सुनाई थी। मुझे मार दो प्लीज। जिल्लत और रुसवाई के डर से अबीहा ने आंखें खोलते कांपती आवाज में इल्तिजा की थी। सजावल का एक जोरदार कहकहा कमरे में गूंजा और फिर उसने अबीहा को बालों से पकड़ते बिठाया। छोड़ो, प्लीज छोड़ो। बाल जड़ों से उखड़ने लगे तो अबीहा ने उसके हाथों पर अपने नाखून मारने शुरू कर दिए मगर उसे कोई फर्क न पड़ा। तुम्हें मार दूंगा तो सारी जिंदगी पछतावे में रहूंगा कि खूबसूरत लड़की को मार डाला। तुम्हें इस कमरे तक लाने के लिए मैंने पूरा साल मेहनत की है, वरना किसी लड़की ने इतना वक्त नहीं लिया। तो अब मैं अपनी मेहनत वसूल किए बगैर तुम्हें नहीं मारूंगा। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बेदर्दी से उसे पटक कर वो कमरे से निकल गया जबकि अबीहा ने बेसुध होकर अपना आप किस्मत के स्पुर्द कर दिया था। गाड़ी सफेद रंग के दरवाजे के पास रुकी तो जुरेज ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए जो आदम ने उसे सुबह ही पकड़ाए थे। फिर एक मुतमईन और खुशी से भरपूर निगाह से अपने घर पर डाली, जो एक साल में बिल्कुल नहीं बदला था। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते उसने डोर बेल पर उंगली रखी तो कुछ ही देर में उसे नफीसा बेगम की आवाज सुनाई दी। कौन है? रात के इस पहर वो पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलती थी। सुरेश ने जो ही इनकी आवाज सुनी इनके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। अम्मी मैं हूँ, जुरेज। तड़प कर कहते उसकी आवाज कब कब आ गई तो नफीसा बेगम ने हैरत और बेयकीनी से फौरन दरवाजा खोला। वो इनके सामने खड़ा था, पुलिस की वर्दी में, जख्मी सर और मुरझाया हुआ चेहरा लिए। अम्मी। इनका शफीक चेहरा देखते ही सुरेश ने इन्हें सीने से लगा लिया। वो इसकी आमद पर सारों कतार रोने लगी थी। सुरेश मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा। उसकी कमर पर थपकी देते नफीसा बेगम ने आंसुओं के दरमियान उसे पुकारा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। साल भर जेल में तकलीफ सहने के बावजूद कभी ना रोने वाला मजबूत आदमी आज अपनी माँ के गले लगकर बच्चों की तरह रो दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पैरों तले अब जमीन आने लगी है, जैसे सर पर आसमान ने फिर से साया कर लिया है और रात की पुरसकून खामोशी में उसे अपनी माँ की आगोश जन्नत के मुतरादिफ लग रही थी। अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप रोई मत। देखिए अब मैं आ गया हूँ। कुछ देर दिल हल्का करने के बाद उसने नफीसा बेगम से अलग होते उन्हें हौसला दिया तो उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर इसके माथे पर बुसा दिया। कहाँ चले गए थे? और ये चोट कैसी लगी मेरे बच्चे? मेरे लाल, तुम्हें ये तकलीफ किसने दी है? उसके गहरे जख्म को देखते नफीसा बेगम की ममता बेकरार हुई तो उन्होंने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ अम्मी, ये बस हल्की सी चोट है। और आप रोना बंद करें वरना मैं वापस चला जाऊंगा। इन्हें खुद से लिपटाए उसने धमकी दी तो नफीसा बेगम के आंसू वहीं थम गए। अच्छा, आप अंदर चले, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। इन्हें खुद से अलग करते दरवेज ने बारी बारी इनके दोनों हाथों पर बूसा दिया और फिर दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाए। ये इसके प्यार का अंदाज था। वो हमेशा यूं ही इन्हें प्यार दिया करता था। मैं अब्रिश को जगाती हूँ, तुम अभी कमरे में ना जाना क्योंकि समझ भी आई हुई है। नफीसा बेगम ने उसे इतला दी तो वो दरवाजा बंद करके इनके पास आया। नहीं, आप इन्हें नींद से मत जगाएं, मैं सुबह मिल लूंगा। दिल की बेताबी के बावजूद उसने अब्रिश को जगाना मुनासिब न समझा तो नफीसा बेगम मुस्कुराई। इसे दुनिया की कोई चीज इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी तुम्हारी वापसी उसे खुश करेगी। मैं ऐसा करती हूँ कि समल को उठा देती हूँ, फिर तुम आराम से अब्रिश से मिल लेना। उसकी हिचकिचाहट महसूस करते नफीसा बेगम ने कहा तो वो इनको कंधों से पकड़कर बरामदे में आ गया। आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपकी गोद में सर रखकर अपनी थकन दूर करना चाहता हूँ। इन्हें पलंग पर बैठने का कहते उसने अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया तो नफीसा बेगम की आंखें फिर से भीगने लगी। पहले पानी तो पी लो, ठहरो मैं लाती हूँ। वो तेजी से कहते किचन में गई तो सुरेज ने एक नजर अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डाली, जिसके दूसरे पार इसकी कुल कायनात थी। वो इसे देखने के लिए बेताब था, मगर जब कदमों ने गुस्ताखी करके कमरे की तरफ बढ़ना चाहा तो नफीसा बेगम पानी ले आई। वहां के तो पानी का जायका भी अजीब था। उसने खड़े खड़े ही पानी का पूरा ग्लास हम हलक में उंडेलते हुए कहा, कहाँ का? तुम कहाँ थे बेटा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। देखो मेरा पूरा पूरा जिस्म अभी तक कांप रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो। वो सवाल करते दोबारा रोने लगी तो सुरेश ने इन्हें सहारा देकर पलंग पर बिठाया और खुद इनकी गोद में सर रखते आंखों पर पलकों का पर्दा गिरा दिया। पुलिस ने मुझ पर ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। जब मैं निकाह के बाद किसी काम से बाहर गया था तो वहीं पुलिस ने मुझे पकड़कर जेल में बंद कर दिया।
तब से मैं जेल में ही रहा हूँ। वहाँ कितने ही कैदी बेकसूर होते हुए भी फांसी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए एक पुलिस वाले ने मेरी मदद की और वहाँ से मैं भाग आया। अब मज़ीद बस कुछ मत पूछिएगा, प्लीज़ अम्मी। वो इन्हें तफ़सील बताकर अज़ियत नहीं देना चाहता था, तभी आँखें खोलकर मिन्नत तलब लहजे में बोला, जबकि नफ़ीसा बेगम के आँसू इसके चेहरे पर गिरने लगे। इतना ज़्यादा रोएँगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। देखिए, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और ये ज़ख्म भी कुछ दिनों में भर जाएगा, इसलिए आप परेशान ना हों और सुकून से सो जाएँ। उनकी गोद से सर हटाते जुरेज़ ने उनके आँसू अपनी उँगलियों के पोरों में जज़्ब किए तो वो उठीं और ब्रश के कमरे की तरफ बढ़ीं। अब की बार जुरेज़ ने इन्हें नहीं रोका। वो अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा देर तक नहीं चुप करवा सकता था। नफ़ीसा बेगम कुछ देर बाद समर को साथ लिए बाहर आए तो वो नींद में डूबी आँखों से जुरेज़ को देखकर उछल पड़ी। "जुरेज़ भाई, आप कब आए? हाय अल्लाह! आप कहाँ चले गए थे? आप ही ने आपको इतना याद किया, मैं अभी नहीं जगाती हूँ।" वो पुरजोशी से कहती पलटने लगी तो नफ़ीसा बेगम ने उसे रोका। इसे इसका शौहर खुद जगा लेगा, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। नफ़ीसा बेगम ने कहा तो जुरेज़ ने ज़ेरे लब मुस्कुराते सर झुका लिया। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उसे वहीं खड़ा देखकर नफ़ीसा बेगम ने कहा तो वो इनके सर पर बूसा देते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को हल्का सा बंद करते उसने निगाह बेड पर लेटी अब्रिश पे डाली, जो गर्दन तक चादर लिए सो रही थी। इसके स्याह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, जबकि कुशन को अपने साथ लिपटाए वो कोई मासूम बच्ची लग रही थी। घड़ी की सुइयां जुरेज को देखकर हैरान और शशतर सी थी। कमरे की हर शय अपने मालिक के आने पर झूम उठी थी, मगर उसके दिल में बसी अब्रिश अभी तक बेखबर सो रही थी। अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बेड के करीब आया और उसके सर के पास ही जमीन पर बैठते अपनी पुरतपिश नजरों से अब्रिश के चेहरे का तवाफ करने लगा। वो इस चेहरे को हर पल याद करता था और अब इसके सामने आ जाने पर वो इसका हर नक्श अपनी याददाश्त में महफूज करना चाहता था। मगर आंखों की नमी रुकावट बनी तो उसने बेसाख्तगी से अपना हाथ उसके सर पर रखा। अब्रिश की नींद में खलल पैदा हुआ तो उसने कसमसाते अपनी आंखें खोली, लेकिन अगले ही पल वो जुरेज को अपने करीब देखकर शिद्दत हैरत से जाग उठी। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब में है, इसलिए आंखें मसलते उसने एक बार फिर सामने देखा तो जुरेज को मुस्कुराता पाकर बेयकीनी की कैफियत में उसे देखे गई। जुरेज, उसने अंधेरे में उसे अपना वहम समझते कदरे बुलंद आवाज में इसका नाम पुकारा तो वह जमीन से उठकर उसके सामने बेड पर बैठ गया। यकीन कर ले, ये मैं ही हूँ। उसकी हालत समझते हुए जुरेज ने उसे संभलने का मौका दिया तो वो उसकी आवाज पर साकत हुई, जैसे किसी ने जादू का मंत्र पढ़कर उसे जमा दिया हो कि अगर जरा सी हरकत की तो पत्थर बन जाओगी। इसका दिल भी धड़कना भूलकर इस शख्स के वजूद को देखता रहा, जिसकी सांसों की आवाज भी अब्रिश को हिफाजत का एहसास दिला रही थी। उसने बेकाबू होते जुरेज के चेहरे को छूना चाहा तो उसे लगा जैसे वो किसी बुलंद पहाड़ पर खड़े होकर बादलों को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है, मगर कामयाब नहीं हो पा रही। फिर आसमान से कोई तारा टूट कर नीचे गिरा और उसके साथ अब्रिश का एक आंसू भी गाल पर चमकने लगा तो उसने अपना दुपट्टा तकिए से उठाकर गर्दन में डाला और फिर बेड से उठी और कमरे की बत्ती रोशन कर दी। इतनी बेयकीनी कि मेरी आवाज सुनकर भी आपको मेरी मौजूदगी का यकीन नहीं हुआ। जुरेज वहीं बैठे मुस्कुरा रहा था, जबकि अब्रिश की आंखें मी बरसाने लगी। वो उसे झंझोड़ कर पूछना चाहती थी कि वो इसे छोड़कर क्यों चला गया था, मगर जबान कफलजदा और रूह कफसदा हो चुकी थी। आप आप कहाँ थे? पिछले 1 साल से आप। कुछ लम्हों के बाद बौखलाहट से कहते उसकी आवाज़ टूट गई, तो जुरैज़ को उसके आँसुओं पर सातवें आसमान अपने ऊपर गिरते हुए महसूस हुए। घड़ी की सुइयाँ ये मंज़र देखकर वहीं थम जाना चाहती थी, मगर इन्हें हर सूरत आगे चलना था। जबकि शहर के सारे परिंदे इस कैदी के आज़ाद होने पर खुशियों के गीत गुनगुनाने लगे और आसमान पर छाए बादल इन दोनों को रूबरू पाकर बरसने को बेताब एक कुन का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ ज़ुरैज़ छोटे-छोटे कदम उठाते उसके करीब आया तो अब्रिश ने अपने आँसू खुद ही साफ करते उसे देखा। वो तस्वीर वाले ज़ुरैज़ से बहुत मुख्तलिफ था। चेहरा कमज़ोर और आँखें हलकों से घिरी हुई थी, जबकि बाल उलझे हुए और रंगत भी मांद पड़ चुकी थी। कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद ज़ुरैज़ ने उसके लरज़ते हुए हाथों को देखा। आपने अंगूठी नहीं पहनी? उसने पूछा तो अब्रिश ने नादानिस्ता तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। आप कहाँ थे ज़ुरैज़? मुझसे शादी करके अचानक गायब क्यों हो गए? और ये ज़ख्म? उसका हाथ सुरेश के माथे तक जाते-जाते रुका तो हिचकिचाते हुए फ़कत उसे देखकर रह गई। मैं जेल की हवा खा रहा था। देखिए, अभी फरार होकर आया हूँ। कैसा लग रहा हूँ पुलिस यूनिफ़ॉर्म में? उसकी गुरेज़ को समझते ही जुरैज़ ने उसे पुरसुकून
करने की खातिर पूछा तो वो सरता पैर उसे देखने लगी। आप जेल में बंद थे, लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्या किया? आप जेल में बंद थे, लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्या किया? वो इसके पहले जुमले पर अटकी तो जुरेज ने इसके चेहरे को देखा, जो उसकी लाख कोशिश के बावजूद बार-बार भीग रहा था। ड्रग्स स्मगलिंग के इल्ज़ाम में बंद था, लेकिन अभी इन बातों का वक़्त नहीं है। इसलिए आप रिलैक्स रहें। सर में दर्द की लहर उठी तो वो इससे दूर होते बेड पर बैठ गया। अबरिश ने अपने आप को मजबूत करते इस जालिम की तरफ देखा जिसके सीने से लगकर वो बहुत सा रोना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि उस एक साल में उस पर क्या बीती है। मगर कुदरती हिचकिचाहट ने उसे अजनबी बने रहने पर मजबूर कर रखा था। इधर मेरे पास बैठे। उसकी निगाहें खुद पर जमी देखकर जुरेज ने उसे पास बुलाया तो वो उससे कुछ फासले पर बैठ गई। वो इसे लगातार टिकटिकी बांध कर देखना चाहती थी, मगर इसका चेहरा देखते ही वो नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। वो आम चेहरा नहीं था जिसे देखकर वो मामूल के मुताबिक बात कर सकती। वो खास था, इतना कि वो ना चाहते हुए भी मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैं पप्पू को बताती हूँ कि आप आ गए हैं। जबकि इसके लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया तो वो जाने के लिए उठी, मगर जुरेज ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। वो आज तक उसकी तस्वीर से इसका लम्स महसूस करने की कोशिश करती आई थी, मगर आज जब वो उसे हकीकत में महसूस कर रही थी तो उसके दिल की धड़कनें बंद हो रही थीं। किसी अनजाने से एहसास के तहत उसने जुरेज को देखा जो अब उसके मुकाबिल खड़ा हो चुका था। मुझे तो लगा था आप मुझे देखते ही मेरे सीने से लग जाएंगी, लेकिन आप तो। वो बात करते करते इसके आंसुओं पर ठहर सा गया। अब्रिश का बाजू अभी तक इसकी गिरफ्त में था। अब्रिश। पहली बार इसका नाम लेते जुरेज ने इसका हाथ थामकर अपने दिल के मकाम पर रखा तो वो महसूस सी इसकी आंखों में उमड़ते जज्बात की ठाठे मारते समंदर को देखे गई। मैं आपसे दूर होकर भी आपके बेहद करीब रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में आपको यहाँ धड़कते महसूस किया है। इसका हाथ अपने दिल पर टिकाए वो आज इससे सब कुछ कह देना चाहता था, मगर अब्रिश ट्रांस की इसी कैफियत में बस उसे देख रही थी। आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? उसके हाथ को बर्फ की तरह ठंडा पड़ते महसूस करके जुरेज ने पूछा, तो उसने होश में आते अपने हाथ को देखा जो जुरेज के दिल की धड़कनें इस तक पहुंचा रहा था। पता नहीं। उसकी गुर्बत से परेशान होते अब्रिश ने अपना हाथ खींचकर उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और तेजी से बाहर की तरफ भागी, जबकि जुरेज ने इसके फरार पर मुस्कुराते अलमारी खोली और कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। आज इस घर का आंगन पूरे एक साल के बाद मुस्कुराया था। आज अब्रिश जिंदगी में पहली बार खुशी के आंसू बहा रही थी। आज बादलों ने बरसते हुए जमीन को भी जश्न मनाने का पैगाम दिया तो पूरा जहान जुरेज जुरेज जासिम के घर वापस आने पर महवरे रक्स हो गया। और वो भी किचन में नफीसा बेगम की मदद करवाते हुए बेआवाज रोए चली जा रही थी। उसे आज इसकी इस्तिताअत से बढ़कर खुशी मिली थी। तभी तो तभी तो वो अपनी खुशी महसूस करने की हिस्स खो बैठी थी। जुरेज, तुम नहीं, आप। दिल में इसका नाम लेते उसने बेख्तियार अपने हाथ को देखा, जो कुछ देर पहले जुरेज की गिरफ्त में था, फिर यूं ही मुस्कुराकर कप में चाय डालने लगी। जबकि नफीसा बेगम इसके हाथों की लर्जिश देखते उसकी दिली हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। और दूर कहीं किसी बाग में दो परिंदों का मिलाप हो गया था।